बीच बहस में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। हर साल आज ही के दिन यानी 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। यह खास दिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। नर्सिंग प्रोफेशन लगातार बेहतर हो रहा है और इसका महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाना अस्पताल के वरिष्ठ नर्सिंग इंचार्ज और राजस्थान नर्सिंग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री रमेश सैनी जी। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप हमें ये बताइए कि नर्सेज डे जो है ये कब से और क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? नर्सेज डे जो नर्सिंग की जन्मदात्री है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी, उनके जन्म शताब्दी के दिन मनाया जाता है। ये 12 मई 1920 से चालू हुआ था। उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था, जब वो गरीब असहाय लोगों की सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए फील्ड में उतरी। हालांकि वो बहुत ही धनाढ्य परिवार से थी, लेकिन उनके मन में जो जज्बा था सेवा का, वो एक उदाहरण था। और उसी थीम को आगे लेते हुए नर्सेज ने 12 मई 1920 से ये दिन मनाना शुरू किया और आज पूरे देश में ये दिन बड़े धूमधाम से उनकी याद में मनाया जाता है। और हम उन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि जब क्रीमियर का युद्ध हुआ था तो न तो लाइट थी, न पानी था, न सड़कें थी। वो अकेली मोमबत्ती का उजाला लेकर घायलों की ड्रेसिंग करती थी, उनके इंजेक्शन लगाती थी, उनको ड्रिप लगाती थी। हालांकि उनको परिवार से सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उनके मन में जो जज्बा था वो काबिले तारीफ था। और आज हम उनके जन्म दिवस पर उनको सैल्यूट करते हैं कि उनके जन्म दिवस को हम इतने लार्ज स्केल पर मनाते हैं और उनकी बातों को फॉलो करते हैं, जिससे मरीज को राहत महसूस होती है। जी, अब की बार के नर्सिंग दिवस की थीम क्या है? तो नर्सिंग थीम है वो आईएनसी से निकलती है, उसको आरएनसी फॉलो करती है, उसके बाद पूरा स्टेट फॉलो करता है। अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, हमारी नर्स ही हमारा फ्यूचर है। जी बिल्कुल। नर्सेज की हमारे समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमेशा हमने देखा है कि खाली विश्व युद्ध के दौरान ही नहीं, विश्व में जब महामारी भी फैलती है तब भी नर्सेज का जो एक योगदान रहता है, जो डॉक्टर्स तो हैं ही हैं, साथ में नर्सेज भी बराबर उनके कंधे से कंधा मिला के जिस तरह मानव की सेवा करती हैं, जिस तरह उनको जिंदगी बचाने के लिए लड़ाई करती हैं, वो एक वाकई सराहनीय है। तो इसमें आप क्या बताएंगे? हम कोरोना काल की ही बात करते हैं, आपके कुछ खास अनुभव बताएं कि किस तरह उस वक्त आपने और आपकी टीम ने मिलकर इस महामारी से लोगों को बचाया और किस तरह मैनेज किया उस वक्त को। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना काल में आरयूएचएस जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको कोविड सेंटर बनाया गया था। जहां अपने साथ छोड़कर जा रहे थे, वहां मेडिकल पर्सन्स ने बखूबी उनका साथ निभाया। और जब मरीज अकेला तन्हा कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, तब नर्सेज उनके लिए एक ढाल बनकर साबित हुई। और राजस्थान जो भीलवाड़ा मॉडल, जयपुर मॉडल ने करके दिखाया। पूरा देश मानता है कि जो लोग अपने घर वालों को छोड़कर अस्पताल के गेट पे छोड़ के 108 एम्बुलेंस में तड़पता हुआ छोड़कर चले गए, वहां ने रिश्ते ने पैसे कुछ काम नहीं आए, वहां सिर्फ काम आई तो मानवता और जो सेवा और जो मानव कल्याण के लिए हमें सिखाया गया प्रोफेशन में, वो चीज हमने बखूबी वहां अप्लाई किया और लोगों को राहत महसूस हुई। मैं मानता हूं प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय सरकारी हॉस्पिटल्स में जो केयर हुई वो वाकई तारीफे काबिल है, क्योंकि सरकार के जो इंतजाम थे, सरकार ने जो सर्विसें मुहैया कराई, आप निःशुल्क, आप देखिए प्राइवेट में जहां 8 से 10 लाख रुपए लग रहे थे, वहां सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हुए निःशुल्क इलाज किया गया। और डेथ रेशो 23% प्राइवेट की बनिस्पत सरकारी में कम थी। आप जितने भी वीआईपीज, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स या जो भी आमजन थे, सब ने सरकारी को फॉलो किया, सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए। वहां एक जो मानव सेवा है, वहां जो ट्रेंड नर्सेज आपको मिलेगी वो तारीफे काबिल है। और जो डॉक्टर्स आते हैं, ट्रीटमेंट आपको बता गए, लेकिन वो ट्रीटमेंट पूरी तरह
पेशेंट की बॉडी में जाता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है और पेशेंट की रिकवरी के लिए वो 100% सही साबित होता है, वहीं एक रिजल्ट आता है, पेशेंट जल्दी सही होकर अपने घर गए। कोरोना काल में जहां हमने 18 से 20 घंटे हमारी नर्सेज ने काम किया, इसलिए कहते हैं कि नर्सेज मेडिकल क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई तो अपन कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम 18 से 20 घंटे नर्सेज ने रोटेशन वाइज ड्यूटी करी। कई बार तो ऐसी स्थिति हुई कि लॉकडाउन में जहां व्हीकल नहीं मिले, कोई पेट्रोल खत्म हो गया, किसी को लाने ले जाने के लिए साधन नहीं थे, उनके घरों में भी कई पेशेंट थे, कई पीड़ित हो गए थे, उनको लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर नहीं था, तो वो लोग 2-2, 3-3 दिन तक घर ही नहीं जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को वो लेके आती थी, उनके लिए सरकार ने जो व्यवस्था करी आरयूएचएस में वो काबिले तारीफ थी। वो अपनी भावनाओं को अपने बच्चे, अपने परिवार वालों से टेलीफोनिक ही शेयर कर पाती थी। उनका पूरा ध्यान ये था कि मरीज जितनी जल्दी सही हो, इस महामारी से बचे तो देश में एक राहत की महसूस हो। जी बिल्कुल, आपने जो बात बताई अभी कोरोना काल की, वाकई जो आप अपने संस्मरण बता रहे हैं वो दिल को छू लेने वाले हैं। और हम तो अखबारों में ही पढ़ा करते थे, देखा भी कुछ भी, लेकिन अब आपने जो बताया है जिस तरीके से, वाकई में काबिले तारीफ है। नर्सों का जो योगदान कोरोना काल के टाइम में रहा है उसका हम बेहद सम्मान करते हैं और बहुत ही सराहनीय और आदरणीय काम हुआ है नर्सों का। आप ये मुझे भी जानना चाहूंगी कि फीमेल और मेल नर्स दोनों ही तरह के होते हैं। पहले तो जैसे हम सिर्फ एक सिस्टर के नाम से जाना करते थे, नर्स यानी सिस्टर बोला करते थे, तो अब कुछ फर्क आया है, शायद अब किसी और नाम से बुलाने लग गए हैं। बिल्कुल, पहले सिस्टर और कंपाउंडर बोलते थे, जी, लेकिन कंपाउंडर, जी जी, कोरोना काल में सरकार ने जो जी नर्सेज को तोहफा दिया वो बहुत ही सराहनीय रहा। गहलोत सरकार द्वारा हमारा पदनाम चेंज किया गया। अब सिस्टर और कंपाउंडर को नर्सिंग ऑफिसर कहने लग गए, जिससे हमारा एक सामाजिक स्तर, एक मनोभाव जो बढ़ा है, उससे हम बहुत प्रफुल्लित हैं। पॉजिटिविटी आती है कि अपन एक फील्ड में आके सिस्टर आना, लेकिन वो जो पदनाम चेंज हुआ है उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स के आने तक और डॉक्टर्स के जाने के बाद नर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार मरीज तड़पते हुए आते हैं, उस वक्त डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो नर्स ही ज़्यादातर उनको संभालती हैं। और जाने के बाद भी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट लिख जाते हैं, उसके बाद उसको कैसे फॉलो अप करना है, कैसे मरीज के साथ पेश आना है, इन सब के बारे में बताइए कि कितना योगदान रहता है नर्स का। बिल्कुल, एक ऑनेस्टी हमको जो सिखाई जाती, क्वालिटी ऑफ नर्सेज, जी, उसमें होता क्या है कि प्राइमरी स्टेज पर अगर इमरजेंसी में पेशेंट आया, जी, डॉक्टर को कॉल करने से आप अपने एसेस कीजिए जो आपने पढ़ाई की है कि इस पेशेंट को अभी प्राइमरी स्टेज पे क्या जरूरत है। जी। अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट केस आया, जी, सबसे पहले हमारा होता है उसको ब्लीड कंट्रोल करना, उसकी ड्रेसिंग करना, उसका फर्स्ट एड करना, उसके बाद डॉक्टर को कॉल करना। डॉक्टर जब आएंगे, जब तक वो देखेंगे, जब तक हमारा एक उद्देश्य होता है कि पेशेंट को फर्स्ट एड, उसके डाइक्लोराइन लग जाए, टीटी लग जाए, उसकी ड्रेसिंग हो जाए, उसकी कंप्रेस बैंडेज हो जाए, जो हाई ब्लीड हो रही है उसको हम रोक सके, जिससे हाइपोटेंशन से पेशेंट बच सके, उसका ब्लड कम से कम बहे और उसको हाइपोटेंशन से बचा सके, उसका बीपी कम हो सके, उसके वो हो तो उसको अपन बचा सके। आफ्टर ऑल क्या होता है कि जांचों के बाद जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे पहले जो वो 30 मिनट का टाइम होता है, गोल्डन पीरियड, उसमें नर्सेज का रोल बहुत अहम होता है। वो 30 मिनट अगर हम पेशेंट को ईमानदारी से देते हैं तो मैं समझता हूं कि 90 से 95% पेशेंटों को हम पूरी तरह बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मरीज जब आता है, जैसे एक्सीडेंट के आए या किसी और हादसे के शिकार आते हैं, उस टाइम मरीज एक शॉक और एक ट्रॉमा में होता है, उनके साथ आए हुए परिजन भी बेहद घबराए हुए होते हैं। डॉक्टर्स तो नहीं मिलते उस टाइम, तो नर्स ही उनको भगवान का रूप नजर आते हैं। और अगर उस वक्त नर्स उनकी अच्छे से देखभाल कर लें, उनकी बात पूरी तरह सुन लें, समझ लें, तो उनको बेहद राहत महसूस होती है कि हाँ, हम सही सेफ हैंड्स के अंदर आए हैं। हम एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हमारा व्यवहार बहुत काम करता है। जी, पेशेंट आया, पेशेंट और अटेंडेंट ये बात नहीं समझ पाते कि हम कितने बिजी हैं, लेकिन हम इतने अवेयर रहते हैं और हमारी सामाजिक एक ड्यूटी होती है कि पेशेंट की पूरी बात सुने, उसके बाद उनको व्यवहारिक तौर पर प्रसन्न होकर उनको संतुष्ट करें। जी, एक पॉजिटिवली संतुष्टि ही उनका आधा ट्रीटमेंट हो जाता है। बिल्कुल।
कहाँ अगर एक प्यार से आप उनकी बात समझ लें उससे, और कई बार होता है कि बड़ा रूड भी पेश आते हैं, कई हर तरह के प्रोफेशन में होता है, कभी कभी जब रूड पेश आते हैं तो उस वक्त वाकई में काफी वेदना होती है और बुरा लगता है कि हम इतने परेशान होते हुए गए और हमारे साथ बुरा व्यवहार किया या रूडली बात की। तो नर्सों का व्यवहार जो है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है पेशेंट्स के लिए, और किसी हॉस्पिटल की इमेज भी उससे काफी जुड़ी हुई होती है कि यहाँ का नर्सिंग स्टाफ जो है या यहाँ के जो नर्सेज हैं वो उनका व्यवहार कैसा है उनका। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, ज्यादातर पेशेंट के टच में जी नर्सेज होती है जी। वार्ड में पेशेंट होता है 24 आवर्स, डॉक्टर्स आते हैं, ऑर्डर करके चले जाते हैं, लेकिन जी उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना, उसकी बॉडी में वो कैसे इंजर्ड होना है, उस रूट को समझना और पेशेंट की तकलीफ को समझना कि हम जो रूट से इंजेक्शन लगा रहे हैं या ड्रिप लगा रहे हैं उसको पेन तो नहीं हो रहा है, वो कैनुला आउट तो नहीं है, वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं, सेंसिटिविटी कितनी है। अगर हम झल्लाते हुए गुस्से से कोई भी टेंशन कहीं की हो, पेशेंट के प्रति प्यार से पेश आना चाहिए, अपना व्यवहार मृदुल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ 80% पेशेंट आपके प्यार, आपकी दुआओं से सही होते हैं। ट्रीटमेंट है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आपका व्यवहार अगर अच्छा है, आप सकारात्मक रूप से पेशेंट से पेश आते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होकर अपने घर जा पाते हैं। जी बिल्कुल। कई जो पेशेंट्स होते हैं वो लंबे समय तक भी भर्ती रहते हैं, कईयों के बड़ी बीमारी होती है, ऑपरेशन होते हैं, पोस्ट सर्जरी, सर्जरी से पहले भी लंबे समय तक पेशेंट्स को रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। उस वक्त आपका लोगों का कैसा व्यवहार, कैसा बन जाता है उनके साथ? क्या किसी तरह का एक मानवीय रिश्ता भी कायम हो जाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है परिवार का हिस्सा है जी। क्योंकि कई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, लंबा ऑपरेशन होता है, इनका टिपिकल होता है, तो बिल्कुल 2-2.5 महीने तक रहते हैं वो जी। अब वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉन्डिंग किस प्रकार होती है, हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है जी। जो उनके अटेंडेंट या पेशेंट हमसे बात करे, हम उनको बिल्कुल प्यार से और सकारात्मक रूप से उनको समझाएं, तो मैं समझता हूं कि पेशेंट से जन्मों जन्मों का रिश्ता हो जाता है जी। बिल्कुल। जब डिस्चार्ज होकर पेशेंट जाते हैं तो उस टाइम जब वो डिस्चार्ज होते हैं जी, 10 या 15 मिनट में डॉक्टर डिस्चार्ज टिकट बनाकर 10-20 दवाइयां लिख के चले जाते, लेकिन उसका विश्वास और उसका जो फेथ है वो नर्सेज पे रहता है कि हाँ कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बिजी है, ये चले जाएंगे, लेकिन मैं नर्सिंग ऑफिसर है इनसे पूछूंगा, क्योंकि वो 2-2.5 महीने हमारे साथ रहते हैं, इवनिंग मॉर्निंग नाइट में, तो ऐसे परिवार वाले संबंध हो जाते हैं। तो बिल्कुल हम उनको रूट ऑफ ड्रग्स कैसे लेने हैं, कब कब लेने हैं, किस कंडीशन में लेने हैं, डाइट कब लेनी है, डाइट के बाद लेने हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, हम पूरी तरह उनको समझा पाते हैं, तो वो खुशी खुशी घर जाते हैं। और ऐसे भी उदाहरण है, 20-20 साल हो गए, अब तक उनके फोन आते हैं जी कि आप ये बताइए, इतना विश्वास हो जाता है उनका कि हमसे ही पूछते हैं कि आप बताओ ये गोली लेनी है नहीं लेनी, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है और हमें उनके विश्वास पर खरा उतर रहे हैं जी। बिल्कुल। कोरोना का जैसे हमने एक काल देखा, ये मतलब पहले कभी नहीं देखा इससे पहले, और इसके बाद भगवान ना करे हमें ऐसा कुछ देखना पड़े, लेकिन जितना प्रेशर, जितना काम का ये आप लोगों के ऊपर रहा, अस्पताल के ऊपर, पूरे चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो प्रेशर जिस तरह से मैनेज किया गया, इससे इतना तो नहीं, पर क्या इसके आसपास का या कभी कोई ऐसा मौका आया है जब आप लोगों ने मरीजों के लिए अस्पताल में इतना प्रेशर देखा हो देखभाल का, कि इतने पेशेंट्स आ रहे हैं या उनको कभी संभालना मुश्किल हो रहा है? ऐसा कोई वाकया, कोई उदाहरण है आपके पास? 2009-2008 में जी, जब डेंगू चला था जी, तब ऐसी कोई क्राइसिस आई थी, पर इतनी नहीं आई जी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में आती थी जी। स्वाइन फ्लू आया, स्क्रब टाइफस आया, तो कुछ पर्टिकुलर कुछ डिस्ट्रिक्टों, अब ये ओवर वर्ल्ड में हुआ है, पूरे स्टेट में हुआ है, रूरल में भी, तो एक ये बहुत बड़ी इमरजेंसी थी जी। लेकिन हम एक मन की बात कार्यक्रम आता है जी, उसमें थाली बजाई गई, शंख बजाया गया, हमारा हौसला अफजाई जो पीएम साहब ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, सरकार का बहुत बड़ा रोल था इसमें कि हमको समय समय पर हिम्मत देते रहे। उसी बीच में कोरोना की सेकंड स्टेज से पहले जो हमको पदनाम दिया गया, उससे हमने डबल जोश के साथ इस कोरोना की जैसी बीमारी को मात देकर राजस्थान को सिरमौर किया
जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती तो हूँ। आज उसका रिजल्ट है कि WHO ने भी जी। फ्री कर दिया कि कोरोना फ्री हो गया अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताएं कि कोरोना के बाद से जो इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया चिकित्सा के क्षेत्र में, कई सारी इसके अंदर चेंजेस भी आए होंगे, सुधार भी हुआ होगा, नई टेक्निक्स भी आई होंगी, तो क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है आपको अपने हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के बाद? बिल्कुल, इमरजेंसी सेटअप बहुत बढ़िया हो गए जी। उसके बाद आईसीयू सेटअप बहुत अच्छे हो गए। जी। उसके बाद जो बीच की कड़ी हुआ करती थी जी, स्ट्रेचर नहीं हुआ करती थी, कभी जी। पेशेंट आए स्ट्रेचर जी। नहीं। कोरोना ने एक चीज सिखाई, जी। आपकी एम्बुलेंस की आवाज आते ही जी। वो कर्मचारी आपके स्ट्रेचर और व्हील चेयर लेकर उस जी। रेफर पेशेंट के वहां चला जाता है। ओके। नंबर 2, जो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा जी। है, ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट पूरे अस्पतालों में हुआ है, जी। काबिले तारीफ है। जी। ऑक्सीजन की कमी से जी। न तो कोरोना के टाइम में कोई पेशेंट मरा है, न अब कोई मरा है। जी जी। ऑक्सीजन का जो इंतजाम, ऑक्सीजन प्लांट, जी। जी छोटे छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बन गए, वो जी। बहुत अमृत साबित हो रहे हैं इस जी बिल्कुल। राजस्थान के लिए और पूरे जी। देश के लिए। जी जी। ऑक्सीजन की वैल्यू लोगों को समझ में आई में है। आ आज गई लोग है। प्लांटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, जी। मॉर्निंग वॉक पे ध्यान दे रहे हैं, जी। योगा पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी जी। डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। जी जी। लोग जी। ये उस टाइम आप देखो इतना क्राइसिस हुआ कि पैसे किसी के कोई काम नहीं है। बिल्कुल है बिल्कुल ना? सही कह रहे हैं आपने जो नेचर से जुड़ा रहा, जी। जो अपनी चीजों को Immunity, फॉलो जिसकी करते रहा, immunity इम्यूनिटी strong डेवलप थी। करते रहे, जी, जी। प्रॉपर डाइट लेते रहे, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर और स्टाफ दवाई लेते रहे, जी। वो आज पूरे स्वस्थ प्रसन्न हैं। है, स्वस्थ है और घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चिकित्सकीय जो सुविधाएं थी उनके अंदर तो बदलाव आया ही आया इसके अंदर, और किस तरह का आप अपने चिकित्सा क्षेत्र के अंदर देखते हैं कि चेंजेस आए हैं कोरोना के अंदर, कोरोना के कॉन्फिडेंस बाद? लेवल जो कोरोना लोगों का के बढ़ा बाद। है, जी अवेयरनेस ऑफ द इम्यूनिटी। जी। अब लोग खुद जाकर, जी। अवेयरनेस इतनी है, जी। उनको कुछ भी बॉडी के लिए एबनॉर्मल महसूस होता है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं जी। और चेकअप करा लेते हैं। सीबीसी करा ली, एक्सरे चेस्ट करा लिया। जी। पहले जो घरेलू डॉक्टर हुआ करते थे या गूगल वाले डॉक्टर थे, वो बंद जी, हो गए। जी जी। अब वो सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, प्रॉपर अपना चेकअप कराते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। जी। यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूंगी, कई बार हम देखते हैं अखबारों में ही ज्यादा हम पढ़ने में आता है कि पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई या किसी वजह से उनको नहीं बचा पाए डॉक्टर, तो मरीज के परिजनों का काफी बुरा व्यवहार होता है डॉक्टर्स के साथ या नर्सेस के साथ भी इस तरह से होता है। तो डॉक्टर्स के भी कुछ अधिकार होते हैं, तो क्या नर्सेस के भी वैसे ही अधिकार होते हैं कि वो किस तरह से अपनी बात को रख सकते हैं या अपने सम्मान को बचाए रख सकते हैं? बिल्कुल, मेडिकल एक्ट में ये होता है कि कुछ कंफ्यूजन्स और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जी। कुछ लोग होते हैं जो नॉलेज कम होती है। जी। मैं पूरा तरह एलिगेशन नहीं करना चाहता जी। उनको, लेकिन उनको कोई बता देता कि अरे डॉक्टर ये कर देता तो ये हो जाता, सिस्टर ये लगा देती तो ये हो जाता, अपना पेशेंट बच जाता। जी। लेकिन बचाना जी। और जिंदगी को कायम रखना उस भगवान की देन है। जी, हम बिल्कुल। प्रयास करते हैं। जी। हमारा ध्येय कभी भी ऐसा नहीं रहता कि हम किसी मरीज का बुरा करें। जी। हम जी, चाहते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में आया है, जी। या इवन आप समझिए ना, अभी अखबार जो अपन पढ़ते हैं कि रोड साइड एक्सीडेंट, जी जी। फलाना मंत्री जी, फलाने ब्यूरोक्रेट्स, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी गाड़ी में लिटाया और जी। तुरंत हॉस्पिटल लाए। जी जी जी। 80% पेशेंट वो बचते हैं, जी। क्योंकि आज जो सीपीआर देते हैं, जी। जो कार्डियक एक्टिविटी सिखाते हैं रोड साइड में ट्रैफिक वाले और जो हमारे हॉस्पिटल्स में, उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। लोग जी। खुद अवेयर हो रहे हैं। जी। लोग जो सीखे हुए हैं सीपीआर, वो जी। खुद करते हैं रोड पे, जी, और उसको जी। 30-35 मिनट जो अस्पताल में लगती है जी। वहां तक बचा लाते हैं। अगर पेशेंट वहां तक आ गया तो उसके बाद तो उसका जीवन बिल्कुल पॉजिटिवली बचता ही बचता है। जी वो फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती जी है। जी। कई बार न्यूसेंस होते हैं, जी। हम उनकी शिकायत करते हैं, फिर देखा जाता है कि क्या होता है, लेकिन जी। ओवरऑल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब चीजें होती है। जी जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कि अगर पेशेंट या आम आदमी जिसे कहेंगे, पेशेंट तो बात की बात है, अगर खुद अवेयर रहता है, कुछ जिस तरह से कहते हैं ना फर्स्ट एड के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखता है, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है और आपका काम आसान हो जाता है इससे। अगर पहले ही उसको फर्स्ट एड मिल जाए, अपने तरीके से समझ रखें, एक आम आदमी की जो बेसिक चीजों की नॉलेज अगर रखता है तो उससे काफी उसको तो लाभ मिलता ही है, साथ में अस्पताल पहुंचने पर भी नर्सिंग कर्मी के लिए, स्टाफ के लिए भी काफी बड़ी उपलब्धि हो जाती है ये भी।
अब आप ये बताइए कि जो जितना भी अस्पतालों के अंदर कोरोना के अंदर जो था ही, जो डे टू डे के अंदर जिस तरह का सिस्टम रहता है, तो मरीजों को उसमें कितनी सुविधाएं उनको मिलती हैं और क्या चेंजेस आए हैं, सुविधाओं के अंदर क्या बढ़ोतरी हुई है? एक तो सीसीटीवी कैमरे जो लगे जी, और एक बैलेंस डाइट और प्रॉपर ड्रग्स, जी, उसपे जो फोकस सरकार ने किया है, जी, पेशेंट के घर से खाना आए या ना आए, जी, आज जो सरकार ने बैलेंस डाइट की है ना, जी, कि आपको दलिया, जी, दूध, जी, एप्पल, एग, जी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायर जी। एंड एंटी डिजीज। जी, जैसे टीबी हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो दूध और अंडे मिलेंगे, जी, केले मिलेंगे, जी। भरपूर मात्रा में तीनों टाइम मिलेंगे। अच्छा, सभी लंच सरकारी मिलेगा, अस्पतालों में? सभी सरकारी अस्पताल, सभी सरकारी अस्पतालों इवन में। हमारे जैसे जेएसएसवाई में आपको जी। दूध रहेगा, जी। दलिया होगा, खिचड़ी होगी, चपाती होगी, पूरे फ्रूट्स होंगे, जी। सब चीजें मिलती है। जी बिल्कुल। मैं अब ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपको क्या लगता है कि जैसे तो हमारे मन में तो है ही नर्सिस के लिए और डॉक्टर्स के लिए बहुत सम्मान, आप क्या चाहते हैं कि जो आम आदमी मरीज जो आए वो आपके प्रति कैसी सोच और कैसा व्यवहार रखें जिससे आपको भी उतनी ही खुशी मिले और अपने आप में एक फक्र महसूस हो, जैसा कि हमें भी अच्छे डॉक्टर और अच्छे नर्सिस से मिलकर होता है? बिल्कुल, आम जन को भी हमारी भावना समझनी चाहिए जी, कि जो नाइट 12-12 घंटे की हमारी होती है, जी, हम परिवार को छोड़ के अस्पताल में आते हैं, वो आपकी सेवा के लिए आते हैं। जी, हमें सरकार पे करती है, जी, लेकिन जो आपके द्वारा प्यार और रेस्पेक्ट मिलेगा, जी, हम चाहें कि उसको दुगना करके हम मरीज तक देवें। जी, बिल्कुल। त्याग और भावना की जो प्रतिमूर्ति नर्स मानी जाती है, जी, हम भी चाहते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आए, जी, हम उनकी दुआएं लें। जी, बिल्कुल। दवाएं हम देंगे, लेकिन आप दुआएं जी, दें। बिल्कुल। सरकार पेमेंट दे रही है, लेकिन जी। जो प्यार जैसा माहौल होता है ना, प्रसन्नचित, जी, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। पेशेंट की एक रिकवरी अच्छे डबल और हो जाए। सकारात्मक बिल्कुल, माहौल बना रहे। सकारात्मक माहौल होगा तो कुछ न्यूसेंस वगैरह जो आप अखबार जी, वो पढ़ते सब हैं, हल हो वो जाते हो नहीं हैं। पाएंगे। जी, बिल्कुल। मिसअंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाएगी। जी। हंसता हुआ आए तो हम भी डबल हंस से उनका स्वागत करेंगे और उनकी ज्यादा सेवा करेंगे। जी, बिल्कुल। पेशेंट्स के अंदर इसमें आप कई पेशेंट्स होते हैं बड़े डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने के अंदर, आसानी से दवाइयां नहीं लेते हैं, कहना नहीं मानते हैं या अपनी ही बात को सही मानते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं ये बीमारी है, तो उनको आप किस तरह से संभालते हैं? ऐसे पेशेंट आते हैं, खूब आते हैं, जी, लेकिन कुछ लॉजिकल भी चीजें होती है, जी, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। पहले उसके बारे में ब्रीफ करो उनको जी, कि डॉक्टर ने ये दवाई क्यों दिया आपको, जी, जी। आपकी जो प्रॉब्लम है इस दवाई के खाने से बहुत कम हो जाएगी, जी, आप जल्दी सही होकर घर जाएंगे, जी, तो कृपा करके ये दवाई ले लें। जी। कई बार पेशेंट नहीं लेते हैं, जी। कई बार ऐसे भी चीटिंग हो जाती, पीछे फेंक दी, मैंने ले ली, नीचे मैट्रेस के नीचे डाल दी, हमें पता होता है, जी, जी, लेकिन 1-2 डोज मिस होती है, उसके बाद जैसी 2-3 डोज वो ले लेते हैं, जी। उनको खुद समझ में आ जाता है हाँ इस दवाई से मुझे रेस्पॉन्ड मिल रहा है, जी। इससे मैं सही हो रहा हूँ, तो वो भी फिर ऑनेस्टली ले लेते हैं, जी, क्योंकि जी, 2-3 दिन में हमारा पारिवारिक जैसा संबंध हो जाता जी, है, वो हमको समझने लगते हैं, हम उन्हें समझने लगते जी, हैं। बिल्कुल। तो घर का माहौल ऐसा होता है, दवाई ले लो, गिलास रख दिया, दवाई लिख दी, ले लो आप ले लो, लेकिन हम लोग क्या पूरी तरह समझाते हैं उनको, जी, प्यार से बताते हैं कि हमारी 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है कि बिल्कुल। पेशेंट को दवाई बॉडी में जानी चाहिए, जी। तब उसके रिजल्ट आएंगे। तो हम प्यार से उनको समझाते हैं, बताते हैं उसके बारे में कि ये आपको इसलिए दी जा रही है, जी, तो जी। ऑलमोस्ट पेशेंट ले लेते हैं। समझ आ जाता है। शुरू में एक दिन दिक्कत आती है, दूसरे दिन से रूटीनली वो लोग दवाई ले लेते हैं और अच्छे जल्दी सही होकर घर जाते हैं। क्योंकि कई गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह इनकी हम बात करें तो इनके जो मरीज आते हैं उनका मनोबल काफी गिरा हुआ होता है, डिप्रेशन में होते हैं वो लोग, तो उनको संभालना काफी मुश्किल होता होगा, उनको समझाना, बिल्कुल काउंसलिंग भी करनी पड़ती बिल्कुल होगी। हमारे कुछ यूनिट्स होती है जिनमें जी। काउंसलर होते हैं, जी, काउंसलर की ड्यूटी होती है। अब सरकार ने डाइटिशियन भी रख ली है, जी, तो सुबह वो राउंड करते हैं, जी, कीमोथेरेपी किसी को रेडियोथेरेपी लग रही है तो पॉजिटिवली जी, उसके बारे में, उसकी हार्मनेस के बारे में बताते हैं, बर्निंग होगी, थोड़ा सा पेन होगा। जी, अगर पहले ही हम पेशेंट को समझा दें तो वो जी, माइंडली प्रिपेयर रहता है और उसको सहन कर पाता है। लेकिन जब वो कुछ मेडिसिन आती है जो बर्निंग वगैरह करती है, उसके पहले जी, सॉलिड डाइट, जी, सकारात्मक सोच जी, और उनमें जो विश्वास बिल्डअप किया जाता है, जी, उससे 90% पेशेंट जी, पूरी तरह फॉलो करते हैं, जी, बहुत जल्दी सही होकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर जाते हैं, जी। उससे हमको भी खुशी होती है। जी, बिल्कुल।
तो कार्यक्रम के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी सैनी जी कि हम सब की तरफ से आज इस नर्सिंग दिवस के अवसर पर हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ कि हम आप इसी तरह जो मानवता का जो इस पे पथ पे आप चले हैं वो ऐसे ही अपना कर्तव्य निभाते रहें और साथ मिलकर हम एक नया और अच्छा स्वस्थ समाज बना सकें। नमस्कार।